हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10th वीडियो लेक्चर ऑफ डिटर्मिनेंट। और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना, और जिसमें क्रैमर्स रूल भी आएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दो वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन से, जो 10th में हम लोग बनाया करते थे। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। उससे देखो यहां लिखा हुआ है, इसमें फर्स्ट केस हो गया केस 1, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। इस केस में कैसा ग्राफ बनता है, दोनों का अगर ग्राफ बनाए तो कह रहा है दोनों ग्राफ इस तरह बनता है कि लाइन एक जगह कट करे। यानी इस केस में क्या लिखते हैं, कंसिस्टेंट हल होगा। कंसिस्टेंट मीन्स जिसका हल हो, जिसे हिंदी में अविरोधी कहते थे, और इंग्लिश में कंसिस्टेंट मतलब विच हैज सॉल्यूशन। और यहां हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन वर्ड का मतलब है कि x और y दोनों का एक एक वैल्यू ऐसा आएगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन को। तो एक है कंसिस्टेंट और यूनिक सॉल्यूशन है। जबकि केस 2 ले इसमें, और ये 10th का पढ़ा हुआ आपका मैटर है, इसीलिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये सोच कर भी बता रहा हूँ कि आपको ये थोड़ा आता है कि जिसमें a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 था, उसमें ग्राफ एक जगह कट करता है, कहीं कट करे, और इसलिए उसमें एक सॉल्यूशन कहलाता है। एक कॉमन पॉइंट आया, यानी एक ऐसा पॉइंट जहां x और y का वैल्यू दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। और कंसिस्टेंट में जिसका हल सॉल्यूशन पॉसिबल है, और यूनिक सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन आएगा, एक x और एक y। केस 2, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। ये ऐसा केस होता है जिसमें दोनों इक्वेशन सेम हो जाता है। जब सारा रेशियो इक्वल है तो पहला लाइन L1 और इसी पे बन गया कौन सा, यही हो गया L2, यानी दोनों सेम है। जब दोनों ओवरलैप कर गया तो कितना बार कट कर गया, तो कह रहा है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। दोनों लाइन एक ही पर बन जाएगा इस केस में ग्राफ, और इस केस में ढेर सारा हल होगा। तो जब हल पॉसिबल है तो इसके लिए वर्ड यूज कर दिए कंसिस्टेंट। और कितने सॉल्यूशन होंगे, तो कह रहा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इस केस में दोनों लाइन एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाता है, और जब दोनों लाइन सेम ही हो गया तो एवरी पॉइंट पे दोनों एक दूसरे को कट कर रहा है, यानी हर जगह सॉल्यूशन उसका निकल कर आ रहा है। तो ऐसे में कितने पॉइंट कहा जाए, कह रहा है जितना बार दोनों लाइन कट करेगा, और दोनों लाइन तो एक ही लाइन पे दोनों है, यानी कि जितनी बार वो जितना दूर खींचेंगे हर जगह कट करेगा और इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनाएगा। तो ये सेकंड हो गया, ये भी कंसिस्टेंट है, अविरोधी है, हल होगा, इसका सॉल्यूशन होगा, लेकिन कितना होगा, तो इनफाइनाइट है। केस 3, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ये पैरेलल लाइन का केस आ गया। कह रहा है कि इस केस में ग्राफ बनाया जाए तो ऐसे पैरेलल लाइन आता है, यानी ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगा, इसे कहेंगे इनकंसिस्टेंट और नो सॉल्यूशन। तो ये 10th का कॉन्सेप्ट था, जिसे थोड़ा सा रिव्यू करना था। जब a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 और नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 हो, तो इसमें हल पॉसिबल नहीं है। दोनों लाइन एक दूसरे का पैरेलल हो जाता है, और पैरेलल होने का मतलब कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो 3 केस सीखे। फर्स्ट, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। इस केस में एक जगह कट कर रहा था तो यूनिक सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन हो रहा है तो कंसिस्टेंट, अविरोधी।
केस 2 a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, दोनों लाइन सेम ही हो गया, यानी जितना बार सोचे उतना बार कट कर रहा है, दोनों लाइन ओवरलैप्ड है एक दूसरे पे। और इस केस में हल होगा यानी कंसिस्टेंट, कितना हल होगा तो इनफाइनाइट, जितना बार सोचे उतना बार वो लाइन दोनों कट कर रहा है एक दूसरे को। केस थर्ड a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, दोनों लाइन पैरेलल हो गया। इस केस में इनकंसिस्टेंट यानी विरोधी, इस केस में हल नहीं होगा, सॉल्यूशन नहीं होगा। और इस कह रहा है कि अब इसी बात को डिटर्मिनांट के व्यू से समझें। देखें जरा, डिटर्मिनांट मेथड से इसका सॉल्यूशन सीखने के लिए दो इक्वेशन कंसीडर किए, दो वेरिएबल का, और इससे फर्स्ट डिटर्मिनांट बनाए d इक्वल टू जो एक्स वाई वेरिएबल का कोफिशिएंट हो a1 b1 a2 b2, a1 b1 a2 b2, d2 इक्वल टू a1 a2 हटाकर वहां c1 c2 लेंगे और बाकी दोनों जैसे वैसे रहेगा। d3 इक्वल टू a1 a2 और इधर हो गया c1 c2। जब x वाला किए तो उस केस में a1 a2 हटा के c1 c2, और जब एक और लिए, सॉरी इसका नाम d1 देते और इसका d2। कह रहा है कि जब d2 लेंगे तो बाई वाला b1 b2 हटाकर उसकी जगह यहाँ c1 c2 कर दिए। अब एनालाइज करिए, d1 इक्वल टू c1 b1 c2 b2, c1 कितने के बराबर है a1x प्लस b1y, यहाँ b1, a2x प्लस b2y और यहाँ b2। d1 इक्वल टू, ये डिटर्मिनेंट में दो टर्म है यहाँ a1x b1y से देखे अलग अलग कर दें, a1x a2x है, b1 b2, b1y b2y और यहाँ हो गया b1 b2। d1 इक्वल टू x कॉमन a1 b1 a2 b2 और प्लस y कॉमन b1 b2 b1 b2। d इक्वल टू x है, इसे कहते हैं, देखो यहाँ d a1 b1 a2 b2 d, वही चीज यहाँ आया है तो इसे कह दिए d, और इसमें दो कॉलम सेम है तो y इंटू 0 कितना आ गया x इंटू d इक्वल टू d1, या कहें x इक्वल टू d1 बटा d। तो ये रिजल्ट यहाँ पर याद रखने लायक आ गया, और x इक्वल टू d1 बाई d। सेम वे में इधर भी करते d2 इक्वल टू, तो d2 में कितना है a1 a2 c1 c2, a1 a2 तो ठीक है, c1 c2 का a1x b1 बाई a2x प्लस b2y। अब देखो d2 इक्वल टू, यहाँ फिर से दो टर्म है, a1 a2 तो लिख दिए, लेकिन दूसरा टर्म एक में a1x है a2x और यहाँ पर b1y और b2y। d2 इक्वल टू x कॉमन a1 a2 a1 a2 और इसमें y कॉमन और इधर हो गया b1 b2। d2 इक्वल टू, ये दो कॉलम सेम है तो x इंटू 0 और y इसका वैल्यू हो गया d। d2 इक्वल टू y इंटू d, y इक्वल टू d2 बाई d। तो एक और फॉर्मूला आ गया, एक से x निकला और एक से y। तो ये तरीका है बेसिक डिटर्मिनेंट का यूज करके x और y वेरिएबल निकालना, टू वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन का सिस्टम रहे तब, तो x और y निकालना। इसी रूल को हम लोग तीन इक्वेशन के लिए भी वैलिड करवाते हैं। थ्री कह रहा है कि फॉर सिस्टम ऑफ थ्री इक्वेशंस इन थ्री वेरिएबल x y z,
तो वो सीखते हैं। और फिर जैसे इसमें 10th मेथड से अभी क्राइटेरिया लगाए कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट होने का, वैसे ही डिटर्मिनेंट के बेसिस पर भी क्राइटेरिया लगता है कि कब कंसिस्टेंट होगा, कब इनकंसिस्टेंट, कब हल होगा, कब नहीं होगा, यूनिक होगा कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। इन सब बातों का डिस्कशन भी इस डिटर्मिनेंट मेथड से भी करते हैं, जिसे क्रैमर्स रूल कहते हैं। तो नेक्स्ट में ये जो रूल आया सोल्व करने का, इसी रूल को कहते हैं क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल, तो कई बार नाम से चर्चा नहीं किए थे, तो यहां लिख देते क्रैमर्स रूल है। क्रैमर्स रूल का विस्तार करें, वो 2 वेरिएबल के लिए था, और अब इसमें 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड हो, और तब कैसे कैलकुलेट करेंगे। कह रहा है 3 वेरिएबल के लिए इक्वेशन लिखें, a1 x प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1 3 इक्वेशन लिखे। इसमें 3 डिटर्मिनेंट जनरेट करेंगे, d1 d या डेल्टा से डिनोट करते हैं। ये कौन सा हो गया, कोफिशिएंट वाला एक्स वाई जेड का, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 ऐसे। फिर लिखे d2 d1 में सीखे, पिछला वाला में d1 लिखे थे, तो a1 a2 a3 को चेंज कर दिए थे, इसके जगह आ गया था इधर वाला वैल्यू, उसमें था c1 c2 c3, यहाँ है d1 d2 d3। तो a1 a2 a3 हटाकर यहाँ d1 d2 d3, बाकी सब सेम रह जाएगा, ऐसे लिख दिए। ये d1 या डेल्टा 1 इसको लिखते, d1 इक्वल टू डेल्टा 1 ऐसे। फिर इसी तर्ज पर d2 लिख दिया, अब तो डेल्टा 2 इक्वल टू a1 a2 a3, ये b1 b2 b3 हटकर d1 d2 d3 d1 d2 d3 c1 c2 c3, और इधर कितना हो गया d3 या कहें डेल्टा 3 इक्वल टू a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 d1 d2 d3 ऐसे लिखे। ठीक है, हम इतना लिखने के बाद अब वैल्यू निकालने का सोचे, तो कह रहे उसके लिए यहाँ पर कोई एक d1 को लेकर स्टार्ट करिए। d1 कितना है, a1 b1 c1 सॉरी d1 b1 c1 d2 b2 c2 और यहाँ हो गया d3 b3 c3, ये वाला d1 लिखे यहाँ से। देखो तो d1 के जगह पर कितना रख सकते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1z b1 c1, d2 हो गया a2x प्लस b2y c2z, और यहाँ हो गया b2 c2, और यहाँ हो गया a3x प्लस b3y प्लस c3z, और यहाँ b3 और c3 हो गया। ये आ गया d1 निकल करके। नीचे चलें, d1 इक्वल टू कितना है, इसमें 3 टर्म है लीनियर कॉम्बिनेशन में a1x b1y c1z, तो 3 डिटर्मिनेंट में से तोड़े a1x a2x a3x। फिर एक बार और तोड़े b1y b2y b3y b1y b2y और b3y, और फिर एक बार और c1z c2z c3z c1z c2z और c3z, बाकी सब उतर जाएगा,
B1 C1 B2 C2 B3 C3, B1 C1 B2 C2 B3 C3, B1 C1 B2 C2 और B3 C3, ये दो कॉपी कर। अब देखो इसमें से x बाहर हो जाएगा, x D1 इक्वल टू x A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3, ये आएगा। बाकी दोनों को देखो, इसमें बाई कॉमन कर लेते हैं, बाई इसमें से, तो B1 B2 B3 B1 B2 B3, दो कॉलम आइडेंटिकल आ जाएगा, और दो कॉलम आइडेंटिकल हो, इक्वल हो, तो वैल्यू डिटरमिनेंट का 0। तो इसमें से अगर बाई कॉमन कर लें तो ये 0, और इसमें उसी तरह z कॉमन कर लें तो C1 C2 C3 C1 C2 C3, दो कॉलम वहां भी 0 आइडेंटिकल होगा, तो ये डिटरमिनेंट भी 0, तो बाई इंटू 0 और z इंटू 0, कुल मिलाकर आया रिजल्ट D1 इक्वल टू x, ये हो गया d, x इंटू डी, देखिए x इंटू डी, x इसको समझा कर लिखें, x इंटू डी इक्वल टू D1 और x इक्वल टू D1 बटा डी, तो ये दो रिजल्ट है, उसको यहां लिख देते हैं, x इंटू डी इक्वल टू D1 ऐसे, और x इक्वल टू D1 बाई डी, या डेल्टा 1 बटा डेल्टा। इसी तर्ज पर अब इसमें तो लंबा डेरिवेशन है, और सिमिलरली कितना प्रूफ करते रहेंगे, तो बाई और जेड को सिमिलरली करके लिखते हैं, सिमिलरली बाई इंटू डी इक्वल टू D2, बाई इक्वल टू D2 बटा डी, फिर z इंटू डी इक्वल टू D3, z इक्वल टू D3 बाई डी, और इस तरह से तीनों वैल्यू निकाल लिए, और इस मेथड से जो सॉल्व करते हैं x y z का वैल्यू लाते हैं, इसे कहते हैं क्रैमर्स रूल है। तो डिटरमिनेंट का यूज करके भी हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, 2 वेरिएबल वाले को भी, और इवन 3 वेरिएबल या 3 से भी ज्यादा रहता तो प्रोसेस इसी तरह रहता, x d1 बाई डी बाई d2 बाई डी, z d3 बाई डी, चौथा भी कुछ रहता तो d4 बाई डी। तो इस तरह से हम इस क्रैमर्स रूल के जरिए हम सॉल्व कर सकते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखिए अब आगे इसके आधार पर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का डिस्कशन करते हैं, कैसे आएगा क्या। देखिए कंसिस्टेंसी जब डिस्कस करें क्रैमर्स रूल से, तो उससे पहले उसमें एक टर्म बार बार यूज आएगा कि जब x y z वेरिएबल का वैल्यू सब 0 आ जाए तो उसे ट्रिवियल या ट्राइवल सॉल्यूशन कहते हैं। when the value of all variables become 0, solution is termed as एक बड़ा यूजफुल टर्म था कि अगर सारा का सारा वैल्यू 0 हो जाए, x का, y का, z का, सबका वैल्यू 0 हो गया, या दो वेरिएबल है तो x और y दोनों का 0 हो जाए, तो इसके लिए ट्रिवियल या ट्राइवियल इसे का नाम देते हैं। मैं हमेशा ट्रिवियल पढ़ता हूँ, तो ट्रिवियल जब भी बोलूँ तो आप समझ जाएंगे कि x y z दोनों तीनों का वैल्यू क्या होगा 0, जो भी वेरिएबल है सबका सब 0 हो जाए, तब उसके लिए ट्रिवियल वर्ड यूज करूंगा। अब यहाँ डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। कंसिस्टेंसी पहला, व्हेन d नॉट इक्वल टू 0,
जब डी कहें या इसको डेल्टा कहते नॉट इक्वल टू क्या हो 0, इस केस में फिर एक केस बनेगा, केस 1 व्हेन डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2 इक्वल टू डेल्टा 3 इक्वल टू 0। ये देखिए अब ऐसे में क्या होगा, कह रहा है कि जब d नॉट इक्वल टू 0 है तो हमें d इंटू एक्स इक्वल टू d1 यानी x इक्वल टू d1 बटा d यूज कर सकते हैं। बोले सर कैसे, क्यों, स्पेशली इसी में क्यों, क्योंकि 0 नहीं है और बटा का चीज 0 ना हो तब उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर वो 0 हो जाए यहाँ पर तो ये अनडिफाइंड बना देता। तो कह रहा है कि d नॉट इक्वल टू 0 है तब ये बटा में ला सकते हैं। तो इस केस में डायरेक्टली हम लोग ये y इक्वल टू d2 बटा d और z इक्वल टू d3 बाई डी इस फॉर्मूला को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। डेल्टा 1 या कहें d1 कोई एक ही लेके चलते हैं, d या डेल्टा। अगर डेल्टा में लेके चले तो सबका उसी तरह से, या d में लेके चले तो d में रहने देते हैं। तो यहाँ भी किस में लिख देते हैं, d और d। मीनिंग दोनों का सेम है बट दोनों पैरेलल यूज करेंगे तो सिर्फ कंफ्यूजन ही होगा। x इक्वल टू d1 बाई डी कितना हो गया, d1 0 है इसमें, 0 बाई डी इक्वल टू 0, y इक्वल टू d2 बाई डी, d2 भी 0 है, ये भी 0, और z इक्वल टू d3 बाई डी, 0 बाई डी इक्वल टू 0, तीनों 0, x y z इक्वल टू 0 0 0। तो इसी के लिए अभी वर्ड यूज किए थे। हल तो हो गया, कंसिस्टेंट तो कहलाएगा, लेकिन कंसिस्टेंट में कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा, 0 वाला ट्रिवियल सॉल्यूशन है। तो ये पहला केस हुआ जब d1 d नॉट इक्वल टू 0 हो और d1 d2 d3 सबका सब क्या हो, 0 आ जाए। सीखे इसे, सीखे भी और इसे यहाँ पर नोट कर लीजिए। और थोड़ा सा समय इसलिए दे रहे हैं क्योंकि क्रैमर्स रूल नाम से थोड़ा उलझा हुआ लगता है, जबकि ये टॉपिक बहुत आसान है। तो इसको यहाँ मन में बिठाइए और देखिए कि कितना इजी है। जब d नॉट इक्वल टू 0 हो और d1 d2 d3 सब 0 तो x y z निकाले, तीनों 0 आया और इसलिए ट्रिवियल सॉल्यूशन कहलाया। इसका केस 2 लीजिए, जब d1 d2 ऐसे लिखेंगे, d1 d2 d3 आर नॉट ऑल 0, सब का सब 0 ना हो, कादू हो सकता है लेकिन मान के चलना नन 0 हो। उस केस में d1 बाई d2 लिखेंगे तो वे ऊपर भी नन 0 नीचे भी नन 0, तो इसे नन 0 कहेंगे, 0 नहीं आएगा। कह रहा है कि ऐसे लिखना ज्यादा बेहतर, ये लिख कर क्या लिखेंगे कि ऑल आर नट, ऐसे लिख दे। कह रहा है कि इस केस में जब d1 d2 d3 सब 0 नहीं है, ऊपर वाला 0 होगा ही नहीं, तो 0 बटा समथिंग रहता तब ना 0 होता, लेकिन ऊपर वाला सबका सब 0 नहीं है, एक आध हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन तीनों का तीनों 0 नहीं है, d1 d2 और d3। तो तीनों 0 नहीं है, कोई ना कोई एक नन 0 है, और जो भी नन 0 होगा, d तो पहले से ही है नन 0 नॉट इक्वल टू 0, तो नन 0 बटा नन 0 आएगा। तो कह रहा है कि इस केस में एक्स वाई जेड आर नॉट ऑल 0 यानी होगा कंसिस्टेंट, लेकिन सॉल्यूशन कैसा होगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। कह रहे इस केस में हल तो होगा, कंसिस्टेंट तो होगा,
लेकिन सारा सॉल्यूशन जीरो नहीं आएगा, और जब टोटल जीरो ना हो तो उसके लिए वर्ड यूज करते नॉन ट्रिवियल। टोटल जीरो हो जाए तब ट्रिवियल। तो ये केस 2 डील किए, और इसको भी लिखेंगे समझेंगे। और अभी कॉपी में ऐसा ना हो कि केस 1 को ही काट के केस 2 बना दिए। कह रहा है केस 2 अलग से लिखेंगे। और सेकेंड, व्हेन d इक्वल टू 0, यहां 0 हो जाए तब। कह रहा है कि इस केस में इस फॉर्मूला को हम डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते, फिर ऐसे तब यूज करना होगा d इंटू एक्स इक्वल टू d1, स्पेशली ऐसे यूज करना होगा d इंटू बाई इक्वल टू d2, और फिर d इंटू जेड इक्वल टू d3, ऐसे। क्योंकि अगर x बराबर d1 बटा d आप लिखते हैं तो d1 का पता नहीं, d तो 0 है, समथिंग बटा 0 ये अनडिफाइंड बना देगा, इसीलिए ये तरीका इसमें गलत होगा। हम लोग इस तरह से ही लिख सकते हैं। चीज वही है बट लिखने के ढंग से काफी फर्क पड़ता है। इस केस में केस 1 बना देते हैं। कह रहा है व्हेन d1 d2 d3 ये सब, और d1 d2 d3 बराबर बराबर, और इधर जो फर्स्ट केस उसमें लिए थे वही सेम लेते हैं, इक्वल टू 0 हो। देखिए जरा, इस केस में फॉर्मूला तो यूज ही नहीं कर सकते, तो इसको लिखना ही बेकार है। ऐसे देखें पर कर रहा है इस केस में d इंटू एक्स इक्वल टू हो गया d1। d कितना है? 0 है। 0 इंटू एक्स है, और d1 भी कितना लिए? d1 d2 d3 0। अब बताओ x 0 इंटू एक्स 0, x का कुछ भी मान रखें, एनी वैल्यू, 0 इंटू समथिंग 0 ही रहेगा। कह रहा है कि x का कोई भी मान यहां रखें, 0 इंटू एक्स 0 ही रहेगा। यानी x कैन अचीव एनी वैल्यू। कितना हो जाएगा? एनी वैल्यू, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ x सेटिस्फाई दिस सिचुएशन, सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, ऐसे लिखे। यानी अगर इसमें कहे कि एक्स वाई जेड हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कितना हल हो जाएगा इस केस में? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट वैल्यूज। कंसिस्टेंट तो होगा, लेकिन कितना सॉल्यूशन हो जाएगा इसमें? कह कंसिस्टेंट तो होगा, और इसमें हो जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनंत हल हो जाएगा इस केस में। कह रहा है कि जब d 0 था और d1 d2 d3 भी 0 हो जाए तो इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा, अनंत हल निकल कर आएगा। इस क्वेश्चन का, इस इक्वेशन का आगे भी यूज करता है। न्यूमेरिकल बनाने में सबसे ज्यादा इसी मेथड का यूज किया गया है। यहाँ पर इस बात को ध्यान से ऐसे देखें, जानबूझ करके a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू 0, और तीसरा a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू 0, ऐसा इक्वेशन बना दिया जाता है। और जब इस इक्वेशन को आप देखेंगे गौर से तो इसमें d तो एग्जिस्ट कर रहा है, a1 b1 c1, देखिए a1 b1 c1, और यहाँ a2 b2 c2, a3 b3 c3। यहाँ थोड़ा रिलैक्स हो जाए, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट पर ढेर सारा क्वेश्चन रहेगा बनाने के लिए। कह रहा है ये तो आसानी से समझ गया कि इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा, अनंत हल हो जाएंगे, लेकिन इसका न्यूमेरिकल यूज कैसे करवाएगा? तो कह रहा है ऐसा क्वेश्चन दे देगा, देखो इसमें d1 d2 d3 आपका 0 कर दिया, इसकी वजह से
जो इक्वेशन में जो आता था D1 वो भी 0, D2 वो भी 0 और D3 वो भी 0, यानी ये केस आ जाएगा। अब इस केस में कहेगा कि नन जीरो सॉल्यूशन ऑफ एक्स है, नन जीरो सॉल्यूशन ऑफ एक्स है, एक्स नन जीरो सॉल्यूशन ऑफ एक्स है, या कहेगा नन ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ एक्स है। तो कह रहा है कि नन जीरो तब पॉसिबल है जब ये केस बने, D1 जब 0 है तो D को भी 0 होना पड़ेगा, तभी x का एनी वैल्यू आएगा, कोई भी वैल्यू जो नन जीरो हो सकता है। तो इस केस में जो D है इसको मजबूरन यहाँ 0 होना पड़ेगा। तो कह रहा है जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो D बराबर कितना लिख देंगे 0। नन जीरो सॉल्यूशन तब आएगा जब यहाँ कितना हो जाए D इक्वल टू 0। D किसको कहा गया, थोड़ा समझा कर यहाँ लिख दें, A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3 और इक्वल टू आ गया कितना 0। तो जब न्यूमेरिकल में यूज होगा तो इतना नहीं माथा पच्ची करने जाएंगे, सिर्फ A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 का डिटरमिनेंट बना करके और ऐसे 0 कर देंगे, वो सॉल्व हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल में याद रखना है, बस इतना ही करना है कि A1 B1 C1 और A2 B2 C2 A3 B3 C3 इसको पकड़ कर क्या कर देंगे, इसको 0 कर देंगे और ये निकल कर आ जाएगा कि जब इस केस में x y z का नन ट्रिवियल यानी नन जीरो सॉल्यूशन इस केस में आएगा। तो ये बहुत यूजफुल है न्यूमेरिकल बनाने के लिए। इसमें डिटरमिनेंट निकाल कर उसे बस 0 कर देंगे x y z के कोफिशिएंट का। इसका केस 2 अब देखें, जब D1 D2 D3 आर नॉट ऑल जीरो, ये वाला केस है। कह रहे इस केस में D इंटू एक्स इक्वल टू D1, D 0 है और D1 इधर जो है ये नन जीरो दिया हुआ है, नन जीरो। देखिए जरा D 0 है रखे, D1 यहाँ नन जीरो, x इंटू 0 ये हो गया 0 और इधर आ गया नन जीरो। ये तो कभी हो ही नहीं सकता, यानी इस केस में हो जाएगा नो सॉल्यूशन, इस केस में हो जाएगा नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं, एक कंसिस्टेंट नहीं रहा केस। इस केस में एक भी हल पॉसिबल नहीं हो रहा है, एक भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। क्या लिख देंगे आगे, लिख इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट नो सॉल्यूशन। तो एक केस हो गया ये भी कंसिस्टेंसी के क्राइटेरिया का लास्ट, कि जब ये सिचुएशन हो D 0 और D1 D2 D3 में कोई भी एक नन जीरो हो जाए तो उस केस में इनकंसिस्टेंट होगा, मतलब नो सॉल्यूशन का केस आएगा। तो सीखे यहां तक, अब आगे इसका न्यूमेरिकल देखते हैं। For what value of k the following system of equation poses a non-trivial solution? स्पेशली इस क्वेश्चन को अभी थ्योरी पढ़ाते समय आपको बताया था कि जब इधर D1 D2 D3 ऑल 0 हो जाए तो इस केस में स्पेशली इसे D को 0 कर देते हैं, 1k 3k -2 2 3 -4 और ये हो जाएगा 0। सॉल्व करने के लिए R1 such that R1 minus R2 या R1 such that R1 minus R2, 1 में 3 घटा है -2, k में k घटा है 0 और 3 में -2 घटा है 5, 3k -2 2 3 -4 इक्वल टू 0, -2 इंटू -4k +6
0 इंटू समथिंग 5 इंटू 9 माइनस 2k 0, ये आ गया निकल करके 8k माइनस 12 है प्लस 45 माइनस 10k इक्वल टू 0, माइनस 2k इक्वल टू 3 और यहाँ 33, k इक्वल टू आ गया k इक्वल टू 33/2। तो ये सोल्व होकर आया कि अगर इस दिए हुए इक्वेशन का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहिए, यानी नॉन जीरो, तीनों एक्स वाई जेड जीरो ना हो और d1 d2 d3 जीरो दिया हुआ है, तो इस केस में कर है कि एक ही शर्त पर नॉन ट्रिवियल होगा, जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस हो कंसिस्टेंट होकर, तो इन उसमें d इक्वल टू 0 होता है। और इतना विस्तार में न जाकर सीधे बताया मैंने कि इधर 0 हो तो उस केस में नॉन ट्रिवियल तब होगा जब कोफिशिएंट वाला डिटरमिनेंट यानी d इक्वल टू 0 हो जाए। तो इसको यूज करेंगे न्यूमेरिकल बनाते समय डायरेक्टली। एक एक करेक्ट सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे दिया और कह रहा है नॉन जीरो सॉल्यूशन का कंडीशन हो तो के अननोन है, वैल्यू बताएं। फिर से वही क्वेश्चन है, इधर d1 d2 d3 जो है स्मॉल d1 d2 d3 जीरो है, तो कैपिटल d1 d2 d3 जो डिटरमिनेंट निकालते हैं वो भी जीरो हुआ। इस केस में सीधा रूल बताया था d इक्वल टू 0 यानी कोफिशिएंट 1 माइनस के माइनस 1, के माइनस 1 माइनस 1 और 1 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। इतना तो डायरेक्टली हम लोग यूज करेंगे। अब एक लिखे R1 सच दैट R1 माइनस R3, तो कह रहा है 1 में 1 घटा 0 माइनस के माइनस 1, यहाँ 0, के माइनस 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तोड़ दें, माइनस के माइनस 1 ने कॉलम गया रो गया, माइनस के प्लस 1 इक्वल टू 0, के इक्वल टू माइनस 1 और प्लस 1 दो वैल्यू है निकल करके, यानी इस केस में के का दो वैल्यू हो जाएगा, एक प्लस 1 और एक माइनस 1 है। सीधा सीधी कहें के इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो ये क्रैमर्स रूल का एक और एप्लीकेशन सीखे। The number of values of k for which the system of equations has infinitely many solutions। इसमें मात्र दो वेरिएबल x y, तो वो 10th मॉडल लगा सकते हैं। infinitely many solution k plus 1 by k equal to 8yk plus 3 k by 3k minus 1। क्रॉस से मल्टीप्लाई कर दें, करें इन दोनों को लीजिए, के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 3 इक्वल टू 8k, इन दोनों को ले ले 24k माइनस 8 इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 3k, के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 3 इक्वल टू 0, के माइनस 1 के माइनस 3, के का दो वैल्यू 1 और 3, यहाँ ठीक है। उस साइड में देखें, के स्क्वायर माइनस 21k और प्लस 8 इक्वल टू 0। इसमें तो फैक्टर होने का कोई चांस सुटेबल दिख ही नहीं रहा है से। के का वैल्यू इससे जो आएगा, के स्क्वायर, एक बार डेटा चेक कर लेता हूं क्योंकि जब ऐसे लगे तो एक बार देख लेना चाहिए। k प्लस 1 वाई के, ठीक है, 8y के प्लस 3 के वाई 3 के माइनस 1। मैं पहले इसमें क्वेश्चन भी देख लेता हूं, कहीं गलती तो नहीं लिख दिया मैंने। यहाँ 4k है, देखो यहाँ गलती, यहाँ 4k बाई 3k प्लस 1 है, यहाँ 4k होगा और 4k होगा तो तस्वीर बदल जाएगी, यहाँ हो जाएगा 4k स्क्वायर और प्लस 12k। अब आ गया कितना, 4k स्क्वायर माइनस 12k प्लस 8 इक्वल टू 0, के स्क्वायर माइनस 3k
प्लस 2 0, k माइनस 1, k माइनस 2 इक्वल टू 0, k इक्वल टू 1 2। दो आंसर कॉमन दोनों में कौन सा है? ये 1 है जो दोनों में है, यानी ये कॉमन है, यानी वैलिड आंसर हुआ k इक्वल टू 1। k इक्वल टू 1 आया, 1 तो आया, आंसर भी 1 है, लेकिन एक k का वैल्यू 1 है और आंसर में कह रहा है गिन के बताओ कितने आंसर होंगे, हाउ मेनी सॉल्यूशन, k को हल होगा तो हाउ मेनी सॉल्यूशन गिन के बताना है, तो एक ही सॉल्यूशन आया है, तो इसीलिए आंसर हो गया कौन सा? बी। यानी इस केस में कितने सॉल्यूशन होंगे? तो एक सॉल्यूशन होगा। इसे कर लेते, कह रहा है कि डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन गिवन इन डिटरमिनेंट फॉर्म। अगर कोई फंक्शन f(x) ऐसे दिया हुआ है और वो डिटरमिनेंट के फॉर्म में है, f(1x), f(2x), f(3x), g1x, g2x और हो गया g3x, और फिर h1x, h2x और h3x, जो x का फंक्शन है, तो इसको डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये रो वाइज डिफरेंशिएट होगा, रो वाइज डिफरेंशिएशन इसका होगा, dfx बटा dx डिफरेंशिएट करें, f' भी लिखते हैं इसे। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन होगा f1 डैश, f2 डैश, डैश मीन्स डिफरेंशिएशन है, और f3 डैश, बाकी सब जैसा वैसा उतार देंगे। फिर सेकेंड रो का डिफरेंशिएशन होगा g1 डैश, g2 डैश और g3 डैश है, और बाकी सब जैसा वैसा कॉपी। और फिर थर्ड रो का h1 डैश, h2 डैश है और h3 डैश है, और बाकी जो है वो जैसा वैसा कॉपी कर दीजिए। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ, करा g1, g2, g3 तीनों जैसा उतार दिए, h1 और h3 जैसा कॉपी कर दिया। यहाँ पर f1, f2, फिर यहाँ पर g1, लिख दिया ऐसे। एक बार और आपको ध्यान दिलवा दूं, पहला रो को डिफरेंशिएट किए तो बाकी दोनों कांस्टेंट, सेकंड रो का डिफरेंशिएशन किए तो बाकी दोनों रो जैसा वैसा रह गया, थर्ड रो का डिफरेंशिएशन किए तो बाकी दोनों रो को एज इट इज छोड़ दिया हमने। तो इस तरह से कहता है कि तीनों रो को डिफरेंशिएट करके और हम लोग इसको कंप्लीट किए। इसी आधार पर हम लोग बना सकते हैं न्यूमेरिकल इसका। तो देखते हैं क्वेश्चन बना करके, एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं कि कैसे। एक बार फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन बाकी दोनों कांस्टेंट, सेकंड रो का डिफरेंशिएशन बाकी दोनों कांस्टेंट, और थर्ड रो का डिफरेंशिएशन तो बाकी दोनों कांस्टेंट। अगर डिटरमिनेंट के डिफरेंशिएशन करने की बात करें तो ये क्वेश्चन इसका ब्रांड क्वेश्चन है एकदम। कह रहा है कि इसमें 3 बार डिफरेंशिएट करना है, एक बार 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, अगर एक बार डिफरेंशिएट करें तो 3 डिटरमिनेंट आएगा, और फिर 2 बार करें तो 9, और फिर उसको एक बार करें तो 27, यानी D3 आते आते तो 27 डिटरमिनेंट में टूट जाएगा। लेकिन क्या एक्चुअल में सच में 27 डिटरमिनेंट आएगा इसमें? देखें जरा, एक बार डिफरेंशिएट किए f' है 3x स्क्वायर, sin x का हो गया cos x और cos का हो गया माइनस sin x है, 6 -1 0 p स्क्वायर pq। पहला रो को डिफरेंशिएट किए, देखिए अब फर्स्ट रो को जैसा था वैसा उतार दिए, थर्ड को भी उतार दिए, और सेकंड का डिफरेंशिएशन करें, 6 का 0, -1 का 0 और 0 का तो 0 होगा।
प्लस एक्स क्यूब साइन एक्स और कॉस एक्स है 6 माइनस 1 0 p। अब थर्ड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो p का 0 p स्क्वायर 0 और p q का भी 0 0 0 0। तो आप देखो ये एक रो पूरा 0 और एक रो पूरा 0, तो दो तो खत्म, ये दोनों 0 हो जाएगा, बचा सिर्फ ए वाला, बाकी 0। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे इसी तरह, तो हो जाएगा इसका 6x माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स 6 माइनस 1 0 p p स्क्वायर पी क्यू। और जैसे इसमें 2 बार 0 आया था वैसे ही इसमें फिर से 2 बार 0। इसका सिर्फ ए वाले का डिफरेंशिएशन हुआ, बाकी दो गो तो 0 हो गया था, लेकिन इसका भी होगा तो 3 आएगा। एक बार सेकंड को किया और एक बार थर्ड को। एक अब फाइनल थर्ड डिफरेंशिएशन 3 बार करना था। देखिए d3 6 माइनस कॉस एक्स, कॉस का हो गया साइन एक्स माइनस साइन एक्स, तो यहाँ प्लस 6 का 1 साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस एक्स का हो गया यहाँ माइनस साइन एक्स। 6 माइनस 1 0 p p स्क्वायर p क्यूब। कितना आ गया निकल करके 6 cos 0 1 दो रो जी इक्वल हो गया, तो आंसर फाइनल क्या आ गया 0। दो रो आइडेंटिकल हो गया तो फाइनल आंसर हो गया इसका कितना 0। तो देखो एकदम बेहतर क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट समझने के लिए। देखिए जरा डिफरेंशिएशन पढ़े, अगर कोई फंक्शन ने इंटीग्रेशन के लिए दिया हुआ हो और इस तरह से fx gx hx और इधर हो गया a b c a1 b1 c1 इस तरह का दे दिया, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि इसका अगर इंटीग्रेशन करते हैं fx dx और यहाँ कितना ले ले a और b, तो यहाँ ले चुके, तो यहाँ कुछ भी ले लिए m से n। तो कह रहा है कि इसमें आप डिटरमिनेंट में घुसकर एक एक टर्म का इंटीग्रेशन कर दें। यहाँ ये gx m2n dx और hx m2n और ये dx a b c a1 b1 c1 ऐसे कह रहा है कि उसके जैसा नहीं है डिफरेंशिएशन की तरह कि सारा फंक्शन अगर x में हो तो इंटीग्रेट भी कर देंगे। इंटीग्रेट इस तरह तभी करेंगे जब अंदर में एक रो या एक कॉलम का फंक्शन जो है वो x पे डिपेंड करे और बाकी सब क्या हो कांस्टेंट। a b c a1 b1 c1 आर कांस्टेंट्स, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। अगर कर है कि इसके अलावा अगर इस तरह का फंक्शन हो जिसमें fx gx hx और px सारा वेरिएबल हो, तब ये रूल नहीं लगा सकते कि किसी एक रो को हम डिफरेंशिएट कर दें। तब इसमें fx इक्वल टू लिख देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई किए और इंटीग्रेट कर दिए यहाँ पर fx dx fx इंटू पी एक्स माइनस hx इंटू gx, ये इंटीग्रेट कर दें और यहाँ आ गया निकल कर। तो कह रहा है कि अगर रूल तभी रूल वाइज हो सकता है जब एक रो या एक कॉलम में फंक्शन हो x का, अगर पूरा का पूरा डिटरमिनेंट का हर एलिमेंट x पे डिपेंड करे, तो इस केस में जो है हम पहले डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई करेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे और तब इसे इंटीग्रेट करेंगे, और जैसे सामान्य इंटीग्रेशन करते हैं उस तरह से।
तो इंटीग्रेशन का रूल डिफरेंशिएशन जितना स्मार्ट नहीं रहता। इसमें कह रहा है कि यही दो केस है, या तो एक रो या एक कॉलम हो एक्स पे डिपेंड करे, या फिर टोटल अगर एक्स पे डिपेंड करे तो उसको इंटीग्रेट करने के लिए पहले सिंप्लीफाई करेंगे तब इंटीग्रेट करेंगे।